KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 के साथ। ये जनरल स्टडी पेपर 2 के सोशल इशू से जुड़ा हुआ है। दुनिया में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली रैंकिंग एजेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 28 जनवरी 2021 को CPI यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 जारी किया। इसमें भारत 40 स्कोर के साथ 86th पोजीशन पर है। चीन कुछ बेहतर स्थिति के साथ 78th नंबर पर है। द इंडेक्स रैंक्स 180 countries and territories by their perceived levels of public sector corruption according to experts and business people। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी समझ लीजिए। इंडेक्स 0 से लेकर 100 तक के स्केल को यूज करता है, जहां 0 सबसे ज्यादा भ्रष्ट और 100 का स्केल सबसे कम भ्रष्ट माना जाता है। साल 2019 में 180 देशों में से भारत 80वें स्थान पर था। भारत का स्कोर अभी भी करप्शन इंडेक्स पर बहुत कम है। ये देखते हुए कि विशेषज्ञों का मानना है कि CPI किसी भी देश में वास्तविक भ्रष्टाचार के स्तर को नहीं दर्शाता है। इंटीग्रिटी स्कोर किसी देश की भ्रष्टाचार की स्थिति को निर्धारित करता है। इस वर्ष न्यूजीलैंड और डेनमार्क 88 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। सबसे निचले स्थान पर सोमालिया और दक्षिण सूडान 12 के स्कोर के साथ 179th पोजीशन पर है। आइए अब देखते हैं एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स पर क्विक एक्सप्लेनर। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के हेल्थ को कवर करता है। एशिया प्रशांत देशों में व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा सुविधा को लेकर हुए एक सर्वे में पता चलता है कि भारत 11 देशों की सूची में 10वें नंबर पर है। EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स पूरे क्षेत्र में 11 स्वास्थ्य प्रणालियों को तत्परता से मापता है। रिपोर्ट के अनुसार एशिया पैसिफिक रीजन के ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देश सही व्यक्ति को सही समय पर इलाज मुहैया करवा रहे हैं। आइए समझते हैं इस खबर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट वाइटल साइंस नामक 4 श्रेणियों में 27 तरह के अलग अलग बिंदुओं को मेजर करने के बाद तैयार की गई है। इनमें पॉलिसी कॉन्सेप्ट, हेल्थ इंफॉर्मेशन, पर्सनलाइज्ड टेक्नोलॉजीज और हेल्थ सर्विसेज शामिल हैं। हेल्थ इंफॉर्मेशन इंडिकेटर यानी स्वास्थ्य सूचना संकेतक में भारत 41 स्कोर के साथ 10th पोजीशन पर है। ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य को चलाने वाले डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल एक्सपर्टीज को ध्यान में रखता है। स्वास्थ्य सेवा को लेकर भारत 24 अंकों के साथ 11वें नंबर पर है। इंडिकेटर पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर के संबंध में अकाउंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और सेवाओं की डिलीवरी को ध्यान में रखता है। व्यक्तिगत स्तर पर स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी तकनीक के प्रयोग में भारत 30 अंकों के साथ 9वें नंबर पर है। ये इंडिकेटर्स डिवाइसेस, एप्लीकेशंस, प्लेटफॉर्म्स और रिएंबर्समेंट स्ट्रक्चर्स पर आधारित होता है, जो स्टेक होल्डर्स की जरूरतों के हिसाब से पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज को संचालित करता है। पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट इंडिकेटर यानी स्वास्थ्य नीति को लेकर भारत 48 स्कोर के साथ 5th पोजीशन पर है, जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बेहतर स्थिति में दिखता है। द पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट इंडिकेटर दैट टेक्स इनटू अकाउंट द पॉलिटीज, फ्रेमवर्क्स, पार्टनरशिप्स, people and drivers that will facilitate personalized healthcare. The findings further indicated that Singapore performed highest overall of the geographies measured due to a combination of high level of digital maturity, comprehensive national strategies, a strong digital infrastructure and expensive innovation capacities, leading to top score in both the health information and personalized technologies categories. रिपोर्ट के अनुसार जो नतीजे सामने आए हैं उसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के 11 देशों में से सिंगापुर सबसे बेहतर स्थिति में है। इसके बाद ताइवान दूसरे, जापान तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर कायम है। मूलभूत सेवाओं, सेवा और स्वास्थ्य सेवा में तकनीक के क्षेत्र में इंडोनेशिया सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है और वो इस सूची में 11वें नंबर पर है। आज का अगला टॉपिक है पॉलिसी ऑन PSU प्राइवेटाइजेशन। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नीति को मंजूरी दे दी है। द गवर्नमेंट हैड फर्स्ट mooted and overhauled PSE policy in the आत्मनिर्भर भारत अभियान mid last year, which aims to keep not more than 4 central public sector enterprises in strategic sectors and open up all other sectors for privatization। मंत्रालयों के साथ कई परामर्श के बाद कोल, क्रूड ऑयल, पावर, स्टील, टेलीकॉम, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस सहित लगभग 18 रणनीतिक क्षेत्रों को विनिवेश उद्देश्यों यानी डिसइन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए पहचाना गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के तहत स्टील, फर्टिलाइजर्स, एटॉमिक एनर्जी, पेट्रोलियम, रिफाइनिंग और मार्केटिंग, डिफेंस, शिप बिल्डिंग और पावर जनरेशन को क्रिटिकल सेक्टर्स के रूप में पहचाना गया है।
जिनमें पीएसयू की बड़ी उपस्थिति की आवश्यकता होती है। बाकी क्षेत्रों में सरकार अंततः निजी भागीदारी के लिए रास्ते तैयार करेगी। द गवर्नमेंट हैड अर्लियर प्रपोज्ड डिसइन्वेस्टमेंट इन ऑल अदर कमर्शियल एंटिटीज एक्सेप्ट डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज, ट्रस्ट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस एंड कंपनीज फॉर्म्ड अंडर एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। इसी तरह रेलवे, बंदरगाह जो डेवलपमेंट मैंडेट के साथ कमर्शियल ऑपरेशंस करते हैं वो भी डिसइन्वेस्टमेंट एजेंडा के तहत नहीं आएंगे। पावर ट्रांसमिशन, गैस ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस कंपनीज, बैंकिंग और बीमा कंपनियों और हवाई अड्डों, बंदरगाहों और राजमार्गों के विकास जैसी सेवाओं को भी पीएसयू की उपस्थिति के लिए रणनीतिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सर्वे 2018-19 के अनुसार सभी 257 सेंट्रल पीएसई यानी सीपीएसई में से 184 लाभ कमाने वाले उद्यम थे। इन सीपीएसई में से 43 टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज में है, 36 हैवी एंड मीडियम इंजीनियरिंग सेक्टर में है और 23 हैं ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर के। फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग March 31, 2021, the government had set a disinvestment target of rupees 2.1 lakh crore, of which rupees 1.2 lakh crore is expected from strategic disinvestments. अगली हेडलाइन है पाकिस्तान गेट्स जीआई टैग फॉर बासमती राइस। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान को अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर या जीआई टैग पहचान मिल गई है। ये चावल के विशेष किस्म के लिए एक स्थानीय पंजीकरण तैयार करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। पाकिस्तान यूरोपीय संघ में बासमती चावल को अपने उत्पाद के रूप में पंजीकृत करने के भारत के कदम का विरोध कर रहा है। जीआई टैग उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक संकेतक है जिसकी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन या ओरिजिन बेस्ड क्वालिटीज और क्षेत्र विशेष में मेन रेपुटेशन होती है। पाकिस्तान 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ में बासमती चावल को अपने उत्पाद के रूप में पंजीकृत करने के भारत के कदम के खिलाफ लड़ रहा है। कानून के तहत जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी उत्पाद के पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले इसे उस देश के भौगोलिक संकेतक यानी जीआई कानूनों के तहत संरक्षित किया जाए। पाकिस्तान के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि देश को अपनी बासमती के लिए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है। ये माना जाता है कि जीआई टैग की वजह से यूरोपीय संघ में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत होगी। पिछले साल सितंबर में भारत ने बासमती चावल के एकमात्र स्वामित्व का दावा करते हुए यूरोपीय संघ को आवेदन दिया था। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद बासमती चावल को पाकिस्तान के उत्पाद के रूप में संरक्षित करने का मुद्दा सामने आया था। अपने आवेदन में भारत ने दावा किया कि विशेष रूप से इस लंबे सुगंधित बासमती चावल को इस उपमहाद्वीप के एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उगाया जाता है। बासमती चावल के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी पर प्रकाश डालने के बाद भारत ने यह भी दावा किया कि यह उत्पादन वाला क्षेत्र उत्तर भारत का एक हिस्सा है जो हिमालय की तलहटी से नीचे गंगा के मैदानी भाग का हिस्सा है। यूरोपीय संघ के समक्ष किए गए इस भारतीय दावे को दिसंबर में चुनौती दी गई थी और पाकिस्तान का मुख्य तर्क यह था कि बासमती चावल भारत और पाकिस्तान का संयुक्त उत्पाद है। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। हेडलाइन है भारत जापान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। ये जनरल स्टडी पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। 28 जनवरी 2021 को भारत और जापान ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कनेक्टिविटी, हाइड्रो पावर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जल संसाधन के दोहन समेत विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की है। ये जानकारी विदेश मंत्रालय ने साझा की है। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम यानी AEF की 5वीं संयुक्त बैठक में इसकी समीक्षा की गई है। दोनों देशों ने भारत जापान द्विपक्षीय सहयोग के तहत कुछ नई परियोजनाओं पर चर्चा की और स्वास्थ्य, कृषि उद्योग, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान किया। AEF भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन के तहत नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भारत जापान तालमेल के लिए मंच मुहैया करवाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा, विदेश सचिव और जापान के राजदूत ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान द्विपक्षीय सहयोग को लेकर AEF की 2017 में स्थापना के बाद से इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। ये जनरल स्टडी पेपर 2 के पॉलिटी से जुड़ा हुआ मामला है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने डोपिंग रोधी प्रयोगशाला में रासायनिक जांच के दौरान इस्तेमाल के लिए 28 जनवरी 2021 को एक नया रेफरेंस मटेरियल लॉन्च किया।
इसे नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी द्वारा गुवाहाटी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एवं रिसर्च के साथ मिलकर बनाया जाएगा। रेफरेंस मटेरियल का इस्तेमाल डोप जांच में गुणवत्ता के लिए अनिवार्य रूप से किया जाता है, इसलिए दुनिया भर में खेलों में डोप जांच में इनकी उपलब्धता बहुत अहम होती है। NDTL द्वारा इस रेफरेंस पदार्थ की पहचान विश्व भर में दुर्लभ उपलब्ध पदार्थ के रूप में की गई है, जिससे विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा की सभी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में डोपिंग रोधी उपायों को मजबूत करने में इस्तेमाल किया जाएगा। NDTL और NIPER के बीच MOU पर हस्ताक्षर अगस्त 2020 में किए गए थे, जिसने 20 दुर्लभ उपलब्ध RM को 3 साल के लिए बनाने का प्रस्ताव दिया था। The availability of these RMs would help the anti-doping laboratories to strengthen their testing capacity. This will help in the greater cause of promoting fair play in sports. हमारा अगला टॉपिक है कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आवाजाही को रिस्टोर करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए। कोविड-19 ने सीमाओं पर आवाजाही को प्रभावित किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कोविड-19 महामारी ने सभी समुदायों और व्यक्तियों को नुकसान के साथ विश्व अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। इस चुनौती का पूरा करने के लिए कॉमन्स प्रोजेक्ट फाउंडेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पब्लिक और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के ब्रॉड वॉलंटरी नेटवर्क के सहयोग से कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क लॉन्च किया है। The Common Trust Network is designed to empower individuals with digital access to their health information, make it easier for individuals to understand and comply with each destination's requirements, and help ensure that only verifiable lab results and vaccination records from trusted sources are presented for the purpose of cross-border travel and commerce. KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।